हाय स्टूडेंट, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है स्पोर्ट इन प्लांट। स्टूडेंट, आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि जिस टाइम मैंने ये जो चैप्टर 15 स्पोर्ट एंड मूवमेंट स्टार्ट किया था तो उसमें मैंने आपको एक चीज़ वाज़ेह बताई थी कि भाई स्पोर्ट एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में हम दो ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे स्पोर्ट एंड मूवमेंट तो नहीं होगी इसमें, स्पोर्ट इन प्लांट। और जब ये स्पोर्ट इन प्लांट वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा स्पोर्ट इन एनिमल्स। तो आज हम चैप्टर का पहला जो पोर्शन है स्पोर्ट इन प्लांट जो है स्टूडेंट, हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं। और स्पोर्ट इन प्लांट के अंदर जो है मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं साथ एक प्लांट का स्ट्रक्चर्स भी ड्रा कर लूँ ताकि आपको समझाना जो है वो मेरे लिए और आसान हो। ये मेरे पास एक प्लांट है और ये प्लांट के लीफ भी हैं और प्लांट के लीफ के साथ यहाँ पे हमारे पास प्लांट के रूट्स भी मौजूद हैं, प्लांट्स की जड़ें भी मौजूद हैं। लें जी, सबसे पहली बात है कि जब भी स्पोर्ट इन प्लांट की बात हो तो उसमें सबसे पहले आपने बताना है कि प्लांट के अंदर रूट है, प्लांट के अंदर स्टेम है, प्लांट के अंदर लीव्स हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये प्लांट को सपोर्ट कर रही होती हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये प्लांट को स्ट्रक्चर्स दे रही होती हैं। इन तमाम चीज़ों से प्लांट को सपोर्ट मिलती है। और एक चीज़ और यहाँ पे स्टूडेंट मैं आपको ये बता दूँ कि यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा है स्टेम सप्लाई। जब भी आप प्लांट को देखें, प्लांट की बेस पे यहाँ पे ये रूट है और ये टॉप है। टॉप मीन के एपिकल सेल्स हैं। जब आप रूट और टॉप सेल्स को देखें तो इनके सेंटर में ये स्टेम है। अब स्टेम का काम है सप्लाई करना, कहाँ से कहाँ, रूट से टॉप तक। रूट से एरियल पार्ट तक जो सप्लाई है वो सारी स्टेम करती है, क्योंकि स्टेम एक ट्रंक के तौर पे काम करती है। और स्टूडेंट याद रखिएगा कि स्टेम सप्लाई के साथ साथ सपोर्ट भी देती है। आपके पास इतने इतने हाइटेड प्लांट होते हैं, वो तमाम प्लांट किस बेस पे खड़े हैं, वो सारे के सारे स्टेम पे खड़े होते हैं। रूट एंकरिंग का काम करती है, वो प्लांट को वहाँ पे बांध के रखती है और न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व करके स्टेम को देती है। स्टेम की सप्लाई होती है एरियल पार्ट तक। तो ऐसे हमारे पास जो है ये प्लांट को सपोर्ट मिलती है। और स्टूडेंट एक चीज़ और याद रखिएगा कि जब भी हम प्लांट को देखते हैं तो प्लांट में लिविंग सेल मौजूद हैं, जिस तरह एपिडर्मस सेल्स, कॉर्टेक्स एंड पिथ। ये जो हमारे पास पॉइंट है, ये जितने भी हमने सेल्स बोले हैं ये है हमारे एनाटॉमिकल सेल्स। एनाटॉमी, प्लांट एनाटॉमी हम इसको कहते हैं। हमारे पास इसी का जो है 4 लेक्चर होगा। 3 लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ेंगे और हमारा जो 4 लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे कि प्लांट के अंदर एपिडर्मस होती है, प्लांट के अंदर कॉर्टेक्स होती है, प्लांट के अंदर पिथ मौजूद होती है। ये तमाम के तमाम जो सेल्स होते हैं हम इनको लिविंग सेल्स कहते हैं। और इन सेल्स के अंदर डिफ्यूजन के प्रोसेस के ज़रिए, इन तमाम सेल्स में डिफ्यूजन के प्रोसेस के ज़रिए वाटर जाता है। जब इनके अंदर वाटर जाएगा तो उससे प्लांट को शेप मिलती है, उससे प्लांट को स्ट्रक्चर्स मिलता है। और अब आपको एक चीज़ मैं और बताता जाऊं कि मेरे पास यहाँ पे अगर आप देखें ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, इसमें सबसे बाहर अगर हम देखें प्लांट की तो इसको हम बोलते हैं सेल वॉल। और सेल वॉल के अंदर ये वाला जो है इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ये जो अंदर है इसको हम स्टूडेंट कहते हैं साइटोप्लाज्म। और ये जो अंदर बड़ा सा पोर्शन है इसको हम बोलते हैं वैक्यूल। और वैक्यूल की मेम्ब्रेन को आप सब स्टूडेंट को पता है कि इसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। असल में ये जो जितना भी प्लांट का सेल है ना, ये किस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ, टर्गर प्रेशर को। आगे जाके टर्गर प्रेशर का दोबारा जिक्र होगा, लेकिन यहाँ पे भी आप याद रखिएगा जब वाटर प्लांट सेल के अंदर जाएगा, अंदर जाने के बाद वो जब वैक्यूल के अंदर जाता है तो वैक्यूल एक प्रेशर लगाता है सेल वॉल पे जिसको हम बोलते हैं टर्गर प्रेशर। और उस टर्गर प्रेशर की वजह से प्लांट सेल को शेप मिलती है। और जितने भी हमारे पास हर्बेशियस प्लांट होते हैं, हर्ब्स जो हैं, जितने भी हमारे पास ग्रासेस हैं
उनके स्टेम जो हैं अगर उनमें टर्गर प्रेशर कम हो जाए, पानी की वजह से जो प्रेशर बनता है वो कम हो जाए, तो वो विल्ट हो जाते हैं, वो मुरझा जाते हैं। अक्सर आपने सीडलिंग देखी होगी, जितनी भी आप पिनीरी की बात करते हैं, अगर हम पिनीरी को देखें, अगर हम पिनीरी की स्टडी करें तो स्टूडेंट थोड़ी सी हार्श कंडीशन में जब बहुत ज़्यादा लाइट जो है उसके ऊपर गिरती है, जब लाइट पड़ती है उनके ऊपर आपकी जितनी भी पनीरी है, तो उससे क्या होगा कि वो मुरझा जाती है, वो मिल्ट हो जाती है, उसमें टर्जिडिटी जो है, उसकी जो तनाव है, उसमें जो शेप है वो मेंटेन प्लांट की नहीं रहती। लेकिन स्टूडेंट मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे बता दूँ, आपके सिलेबस के मुताबिक बहुत से प्लांट जितने भी मैच्योर होते हैं, वो जो यंग होते हैं, जब जवान हो जाते हैं वो प्लांट, उनमें कोलन कायमा एंड सक्लेरन कायमा सेल जो है वो उनको शेप देते हैं। और कोलन कायमा एंड सक्लेरन कायमा सेल्स में याद रखिएगा कि इनके अंदर एक केमिकल इनकी सेल वॉल में डिपॉजिट होता है जिसको लिग्निन कहते हैं। इस लिग्निन की एडिशन से वो जो प्लांट सेल है वो उसके स्टेम को स्ट्रेंथ मिलती है, जिसकी वजह से उसको बहुत अच्छा सहारा मिलता है, जिसकी वजह से उसको बहुत अच्छी सपोर्ट मिलती है और वो अपने हैबिटेट के अंदर खड़ा रहता है। ऐसे ही हमारे पास ये प्लांट को सपोर्ट मिलती हैं कोलन कायमा सक्लेरन कायमा की वजह से। स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मेरे पास ना एक प्लांट है जिस तरह है सनफ्लावर। जब भी हम सनफ्लावर की बात करते हैं, सनफ्लावर के जो वास्कुलर बंडल्स हैं, वास्कुलर बंडल में आपको पता है जाइलम एंड फ्लोएम आएगा, और आपको ये भी पता है कि जाइलम फर्दर 3 कंपोनेंट से मिलकर बनता है और फ्लोएम भी फर्दर 3 कंपोनेंट से मिलकर बनता है। अगर आपने फ्लोएम का पढ़ा होगा तो फ्लोएम में आपने क्या क्या पढ़ा होगा, कंपेनियन सेल, सीव एलिमेंट, सीव ट्यूब, और हमारे पास जो है फ्लोएम वैसल्स। जब ये आपस में मिलती हैं तो हमारे पास पूरे का पूरा फ्लोएम टिश्यू बनता है। इसी तरह जाइलम भी है, जब हम जाइलम को देखें, ट्रैकेट्स, वैसल, और हमारे पास जो है जाइलम जो पाइप्स होते हैं वो मिलके हमारे पास जाइलम टिश्यू बनते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जब भी हम बात करते हैं इनकी, तो सनफ्लावर जो होता है, सनफ्लावर में जो वास्कुलर बंडल जाइलम एंड फ्लोएम है ना, उनके अंदर सक्लेरन कायमा ऐड होता है। जब वास्कुलर बंडल के अंदर सक्लेरन कायमा ऐड हो जाए ना, तो उसको हम कलेक्टिवली बोलते हैं बंडल कैप। अब जो बंडल कैप है ना, बंडल कैप बेसिकली उसकी स्टेम को स्ट्रेंथ देती है, उससे प्लांट की जो शेप है वो मेंटेन रहती है, प्लांट को स्ट्रक्चर्स मिलता है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो मैंने कोलन कायमा एंड सक्लेरन कायमा का बताया ना कि उसमें लिग्निफिकेशन होती है, उसमें लिग्निन ऐड होती है। उसका क्या कमाल होता है कि स्ट्रेस इन विंड, अगर मेरे पास ये एक पौधा है, अगर यहाँ से हवा आए, प्रेशर आए, ये प्लांट बेंड होगा लेकिन टूटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोलन कायमा और सक्लेरन कायमा सेल्स हैं और उनके अंदर लिग्निन भी ऐड है। इसके अंदर वास्कुलर बंडल जो होते हैं ना प्लांट के सेंटर में, जब हम प्लांट को क्रॉस सेक्शन करते हैं, उसमें जो जाइलम एंड फ्लोएम वास्कुलर बंडल है वो रीइंफोर्स कंक्रीट का तौर पे काम करती है। जिस तरह हमारी बिल्डिंग के अंदर हम लोहे का सरिया डालते हैं जो कंक्रीट के तौर पे काम करता है, जो आपकी बिल्डिंग को खड़ा करके रखता है, ऐसे ही हमारे पास स्टूडेंट ये जाइलम जो है बेसिकली जाइलम वास्कुलर बंडल में कंक्रीट के तौर पे काम करता है, जो विंड स्ट्रेस को ऑब्जर्व करता है और उसके अगेंस्ट प्लांट को खड़ा रखता है, अपने वेट को बर्दाश्त करता है और अपने वेट को खड़ा रख के उस एयर को बर्दाश्त करेगा, उस इन्वायरमेंटल फैक्टर जितने भी हैं उनको बर्दाश्त करके प्लांट को खड़ा रखता है। ये सारे का सारा आप ये कह सकते हैं कि क्रेडिट जो है कोलन कायमा सेल्स, सक्लेरन कायमा सेल्स को जाता है, और इसके साथ साथ स्पेशली जाइलम टिश्यू को भी, क्योंकि आपको पता है कि जाइलम टिश्यू जो है वो प्लांट के अंदर कंक्रीट के तौर पे काम करते हैं। तो इसी के साथ मैंने आपको बताया कि वास्कुलर बंडल जाइलम जो टिश्यू होते हैं उनके अंदर सक्लेरन कायमा ऐड हो जाए तो उनको हम बंडल कैप कहते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ कि मेरे पास ना ये एक यंग प्लांट है। इस प्लांट के अंदर, क्योंकि अब यंग प्लांट है, तो मैंने आपको पहले बताया कि बेबी प्लांट में कोलन कायमा की वजह से जो है वो शेप मिलती है, लेकिन जो प्लांट मैच्योर हो जाए तो उसमें फिर सक्लेरन कायमा आ जाता है। अभी हमारे पास यंग प्लांट है, बेबी है, इसके अंदर कोलन कायमा सेल्स हैं। ये जो कोलन कायमा सेल्स है, अगर इनमें से पानी निकल जाए, वाटर बाहर आ जाए, एक्स ऑस्मोसिस हो जाए, तो ये मुरझा जाता है। यंग प्लांट अक्सर पनीरी जो है उसकी विल्ट होने की क्या वजह है कि उनमें एक्स ऑस्मोसिस होती है, पानी जो है सारे का सारा बाहर निकल जाता है और उससे प्लांट विल्ट हो जाता है। और एक चीज़ आपको और मैं बताऊं कि जब भी आप प्लांट सेल को देखते हैं ना, प्लांट सेल के अंदर जो सबसे बड़ी ऑर्गेनेली है उसको हम वैक्यूल कहते हैं, और वैक्यूल की बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है जो ग्रीन कलर की, इसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट।
स्टूडेंट होता इस तरह है कि जब भी हम प्लांट सेल की बात करें तो साइटोप्लाज्म जो है ना, इसके अंदर से डिफरेंट आयन और डिफरेंट साल्ट जो हैं, हमारे पास डिफरेंट आयन और डिफरेंट साल्ट जो हैं ये वैक्यूल के अंदर आते हैं। अब आपको पता है कि वैक्यूल के अंदर आएंगे तो टॉनिसिटी इसकी जो है, इस वैक्यूल के अंदर सल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ेगी। जब अंदर सल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो बाहर से वाटर जो है वो सल्यूट के अंदर वैक्यूल के अंदर आएगा। जब वैक्यूल के अंदर आ जाता है तो उससे फिर क्या होगा कि वैक्यूल प्रेशर लगाएगा किसके ऊपर, बाहर वाली मेम्ब्रेन पे, और हमारे पास प्लांट को शेप मिलती है। यहाँ पे मैंने आपको वैसे बता दिया कि आयन जो हैं, साल्ट जो हैं वो पंप होते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए वैक्यूल के अंदर, और वैक्यूल के अंदर आने के बाद हमारे पास वहाँ पे हाई आयनिक कॉन्सेंट्रेशन होगी, जिससे यहाँ पे टर्जिडिटी बनेगी और हमारे पास जो टिश्यू होते हैं उन टिश्यू को शेप मिलती है। जो सॉफ्ट टिश्यू हैं, जिनके अंदर स्क्लेरन कायमा नहीं होती, जिनके अंदर लिग्निन की फॉर्मेशन उतनी अच्छी नहीं होती, उनमें फिर टर्गर प्रेशर के ज़रिए, टोनोप्लास्ट के ज़रिए जो है वो प्लांट को शेप मिलती है। जितने भी हर्बेशियस प्लांट्स हैं, फाइलम पोएसी को अगर हम देखें उसमें हर्ब्स बहुत ज़्यादा हैं, उनमें जितने भी हर्बेशियस प्लांट हैं उन तमाम की जो शेप है वो सारी की सारी टर्गर प्रेशर की वजह से होती है, वो सारी की सारी आपकी टोनोप्लास्ट की वजह से होती है। टोनोप्लास्ट के स्टूडेंट मैं बच्चों को ऐसे ही एग्जांपल देता हूँ, जिस तरह आपके पास फुटबॉल हो, उसके अंदर ब्लैडर हो, ब्लैडर में हम हवा फिल करें तो वो ब्लैडर का प्रेशर फुटबॉल पे लगता है तो वो शेप मिलती है। सेम हमारे पास सेल का भी इसी तरह है। तो ये हमारे पास इंतहाई आसान सा टॉपिक था स्पोर्ट इन प्लांट। तो नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ सेल्स देखेंगे प्लांट के अंदर। तो अभी स्टूडेंट हम अपने लेक्चर को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।